नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का ह्यूमन वैल्यूज़ का 9वां अंक है और अब तक के अंक बहुत अच्छे लगे लोगों को, बहुत सफल रहे। इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। और हम लोगों का जो 5 खंडों में है, 5 पार्ट्स में ह्यूमन वैल्यूज़ का और प्रोफेशनल एथिक्स का सिलेबस, इसमें पहला खंड हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और अब 4 बाकी हैं। आज दूसरे पर हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरे यूनिट पर। और दूसरा यूनिट बेसिकली हार्मोनी पे है। हार्मोनी, सामंजस्य, समरसता। और दूसरे यूनिट का सिलेबस भी मैं आपको अभी पढ़ करके बताता हूँ और उस पर हम लोग जो चर्चा करेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोगों ने पहले यूनिट के लिए ही जो भूमिका में, जो प्रस्तावना में, जो इंट्रोडक्शन में चर्चाएं की हैं, उससे काफ़ी कुछ कवर हो जाता है दूसरा यूनिट। दूसरे यूनिट में 2-3 लेक्चर में बातें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ों की भूमिका आपको मिल चुकी है, सारे चीज़ों का आपको अधिकतर चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं उसका सिलेबस का सेकेंड यूनिट का आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पीडीएफ में है, लगता है खुल नहीं रहा है। बहरहाल जो चीज़ें आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ये जो खुल जाएगा ये आप देख लीजिएगा। इसमें हार्मोनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के में जितने तरह की हार्मोनीज पॉसिबल हैं, सामंजस्य या समरसता पॉसिबल है। एक तो ह्यूमन बीइंग कैसे बनता है, क्या है, तो उसके 2 हिस्से हैं। एक तो फिजिकल बॉडी और दूसरा उसका जो आत्मा कह लीजिए या चेतना कह लीजिए, जो भी, इन दोनों का जो सामंजस्य है, जो समरूपता है, जिन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है, वह ह्यूमन बीइंग है, व्यक्ति है। अब ह्यूमन बीइंग में जो 2 एलिमेंट हुए, आई, जैसे मैं या आत्मा या रूह या सोल या चेतना, जो भी कह लीजिए, तो जो आई है इसका अपने में क्या सामंजस्य या हार्मोनी है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर शरीर, जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर के साथ इसकी क्या हार्मोनी या सामंजस्य है, इस पर चर्चा करेंगे। और ये आई है क्या, तो ये इसके लिए एक टर्म यूज़ किया हुआ है। बड़ा, मतलब ये सिलेबस बहुत अच्छा डिज़ाइंड है, बहुत अच्छा है। इसमें सेंशियंट वर्ड यूज़ किया हुआ है। सेंशियंट का मतलब हुआ कि सेंसिटिव। और वो जो मैं शुरुआत में ही एक्सटेंडेड बॉडी वाला और व्यक्ति क्या है, संवेदना के द्वारा, जो मैंने शुरुआत जहाँ से की थी ह्यूमन वैल्यूज़ की, उसमें संवेदनशीलता ही मुख्य है मुद्दा, सेंसिटिविटी। उसको फिर रिपीट करने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तो सेंशियंट जो आई है, जो आत्मा है या चेतना है, वही संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी ही
जहाँ है वहीं चेतना है। और तो वो सेंसिटिविटी क्या है, और आई की हार्मोनी क्या है, आई का हार्मोनियस रिलेशनशिप शरीर के साथ क्या है, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आई और फिजिकल बॉडी, इनका बाकी सब के साथ क्या हार्मोनियस रिलेशनशिप क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। नीड क्या है, आई की नीड क्या है, फिजिकल बॉडी की नीड क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें नीड पर बहुत इम्फेसिस है, और नीड हम लोगों ने चर्चा कर लिया है मैस्लो नीड चार्ट के माध्यम से पहले ही यूनिट में। तो इस एंगल से भी नीड को समझेंगे, या नीड के आधार पर इन चीज़ों को भी समझेंगे। तो ये तो मोटे तौर पे आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर इथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज का प्योरली साइंटिफिक कोई बात कहने वाला है, एकदम ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का, तो वो कबीर है। अनडाइल्यूटेड, 100% प्योर। और कबीर ने जो एक जीवन पद्धति बहुत अच्छी बताई है, साधो सहज समाधि भली, उसमें ये जो हार्मोनी है, जो सामंजस्य है, जो समरसता है, जो सेंसिटिविटी है, वो अद्भुत तरीके से बताया है। तो वह पद उनका पढ़ना बहुत जरूरी है। वो एक बेस बना सकता है, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस की हम लोगों ने इतने दिन बात कही पुराने यूनिट के चर्चा के दौरान। तो वो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, साइंटिफिकली, ऑब्जेक्टिवली, यूनिवर्सली भी आप कह सकते हैं कि पूरी धरती के सारे लोगों के लिए है वो, किसी को खास जात या किसी खास धर्म या खास तरह से पले बड़े लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। तो वो साधु सहज समाधि भली, वो हार्मोनी का, आत्मा या आई का भी, मैं का भी, शरीर का भी, और मैं और शरीर यानी कि पूरा ह्यूमन बीइंग का, उस व्यक्ति का बाकी सब के साथ, पूरे समाज, प्रकृति, धरती और ब्रह्मांड के साथ क्या हार्मोनियस रिलेशनशिप हो सकता है, वो कबीर का वो साधु सहज समाधि बली निरूपित करता है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों की चर्चा आज की इस रूप में होगी। ये अभी तक देख रहा हूँ कि निकल पाया कि नहीं, निकल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, बात तो हो ही गई है, जो चीज़ें हम लोगों को चर्चा करनी है। कबीर का साधो सहज समाधि भली निकाल लेता हूँ। हाँ, वो निकल आया है, क्योंकि लास्ट में उस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत में हम लोग ये आई क्या है, आई की हार्मोनियस एग्जिस्टेंस क्या, कैसे है, फिर आई का हार्मोनियस रिलेशनशिप शरीर के साथ कैसे है, और आई और शरीर मिला के जो ह्यूमन बीइंग बना है, इसका हार्मोनियस रिलेशनशिप बाकी सबसे कैसे है, और इनकी नीड्स क्या क्या हैं। एक चीज़ और यहीं पर पॉइंट आउट कर दें ताकि कबीर के बारे में आपका इंटरेस्ट बना रहे। साधो सहज समाधि भली, लोग ये समझते हैं कि कुछ बहुत सिद्ध योगियों के लिए समाधि शब्द है। नहीं, जो भी ह्यूमन वैल्यूज को ठीक से परसू कर रहा है उसके लिए समाधि शब्द है। समाधि कैसे बना है, समाधि शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करें तो सम और धी, सम है बैलेंस, हार्मोनी, और धी है बुद्धि।
विवेक दी। तो जिसका विवेक और बुद्धि हार्मोनियस हो वो समाधि में है। समाधि के लिए कोई सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं कंदरा में जा करके या गुफा में जा करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसी जीवन में सारे संबंधों का निर्वाह करते हुए भी आप समाधिस्थ होकर के जीवन जी सकते हैं। और अगर आप उसी तरह से समाधिस्थ होकर के जीवन जिए तो अद्भुत सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, मोक्ष भी प्राप्त होगा। आप सारी जिम्मेदारियों का पालन भी कर पाएंगे, कहीं से भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होगा। और इस धरती पर जितने लोग हैं सब समाधिस्थ हो सकते हैं। समाधिस्थ होकर के जीवन हार्मोनियसली जीवन जी सकते हैं। हर व्यक्ति वह प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति में वह क्षमता है। उस तरफ हमारी सभ्यता को जाना है। अगर खुशी खुशी इस धरती पर हम सबको रहना है तो फिर उसी जीवन पद्धति पर जाना होगा। साधो सहज समाधि बधी। सहज बहुत ज़्यादा वो कठिन वगैरह नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आनंददायक है। और बस जरूरत भर का है, ग्रीड के आधार पे नहीं है, नीड के आधार पे है, विवेक के आधार पे है, सत्य के आधार पे है और सामंजस्य के आधार पे है। तो हार्मोनी, सामंजस्य, संतुलन, इसके और रेजोनेंस, इसका एक टर्म है जो वैसे म्यूजिक में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जब सारी ध्वनियाँ समरसता के साथ निकलती हैं, एक दूसरे से जुड़ाव के साथ निकलती हैं, तो वही हार्मोनी होती है। और रेजोनेंस होता है कि जब दो कोई वाइब्रेटिंग यूनिट्स लगभग एक एम्पलीट्यूड की और एक ही फ्रीक्वेंसी की अगर वाइब्रेट करती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है एम्पलीट्यूड वह दुगना नहीं होता, चौगुना नहीं होता, इनफाइनाइट हो सकता है। तो अगर सभी लोग हार्मोनियसली व्यवहार करें, रेजोनेट जैसे म्यूजिक में रेजोनेंस होता है, तो इस धरती पर जो खुशी है, जो आनंद है, वह अनंत गुना बढ़ जाएगा, दुगुना या चौगुना नहीं। वही ह्यूमन वैल्यूज हैं सच्चे, उन्हीं की तलाश करनी है और वही प्रोफेशनल एथिक्स है या एथिक्स है। तो इसलिए उसके लिए काम करना है। उसके लिए सिलेबस के हिसाब से तो पढ़ना ही है, जैसा कि आप लोगों ने सवाल किया था, लेकिन उसको जीवन में भी उतारना है। उस भाव से जब आप इन चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, आत्मसात करेंगे, सवाल करेंगे, विश्वास ना करिए कभी किसी चीज़ को बिना अपने एंगल से एनालाइज किए हुए, अपने बुद्धि से परखे हुए, अपनी आंखों से परखे हुए विश्वास कभी मत करिएगा। मैं भी जो कुछ बोलता हूँ आप ज़रूर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए उस पर, और फिर अपने अनुभव से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने बुद्धि विवेक से उसके सत्य की कसौटी पर कसिए, और जब वह वाकई खरा मिले तभी स्वीकार करिए, अन्यथा स्वीकार कर दीजिए। इतनी स्वतंत्रता, इतना हौसला होना चाहिए अगर आपको वाकई इन चीज़ों के साथ जीना है। तो हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग, इसके लिए जो सबसे बड़ा सूत्र हमने आपको पहले दिन बताया था, कि उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ आज, क्योंकि इसके संदर्भ में भी उसको समझने की ज़रूरत है। हार्मोनी समझने के लिए भी ज़रूरत है। हार्मोनी जो आई है, वैसे तो शरीर तो है ही, लेकिन शरीर में क्या कुछ है जिसकी वजह से ये जीवित है, इसमें जीवन है, इसमें स्पंदन है, इसमें बहुत सारे फीलिंग्स हैं। तो ये सब क्या है इसके अंदर, तो उसको, मजेदार बात यह है कि सारे धर्म जितने दुनिया के हैं सब अपने तमाम चीज़ों में एक दूसरे से अलग हैं, और उन्हीं अलग अलग चीज़ों की वजह से एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। लड़ाइयाँ होती हैं धर्मों में, आश्चर्य है, जो जोड़ने वाली चीज़ है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल धर्म हैं जो लड़ रहे हैं,
ये असली धर्म है ही नहीं। वो किसी अकबर इलाहाबादी का शेर है कि अल्लाह का घर काबे को कहते तो सब हैं लेकिन, अल्लाह का घर काबे को कहते तो सब हैं लेकिन, देता है पता और वह रहता है कहीं और। आप मंदिर मस्जिद में सोचते हैं कि भगवान या अल्लाह रहता है, लेकिन वो केवल उसका पता आपने समझ लिया कि यहाँ रहता है, रहता वो कहीं और है। देता है पता और वह रहता है कहीं और। तो इस तरह से जो वाकई ईश्वर है या धर्म है, वो ये जो धार्मिक आजकल चल रहे हैं ट्रेडिशनल रिलीजन्स, उसमें उसकी बहुत हल्की फुल्की छाया कभी कभी मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा वो उससे बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। तो मैं वो कह रहा था कि ये सारे धर्म में इतनी लड़ाइयाँ आपस में, इतनी खींचातान, आतंकवाद और पता नहीं क्या क्या उसके नाम पर चला रहे हैं, लेकिन एक चीज में वो सब एक हैं। एक चीज में वो सब एक हैं कि इस शरीर में कोई एक ऐसी चीज है जो संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी हुई कोई चीज का एक अंश है, और उसको कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई रूह कहता है, कोई कुछ इसी तरह, जो भी सब मानते हैं कि एक विराट ब्रह्मांड एक जीवंत शरीर है, और उसका एक जीवंत अंश, चाहे उसको ये सब जो भी कह लीजिए, रूह कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, सोल कह लीजिए, सब मानते हैं कि ये फेनोमेना को सब एक्सेप्ट करते हैं। शुरुआत सब वहीं से करते हैं, उसके बाद भटक जाते हैं। तो वो जो चीज है उसको हम लोग चेतना कह लें, अंश कह लें, उस विराट ब्रह्मांड और सारा एग्जिस्टेंस एक जीवंत शरीर है, और हम उसके एक जीवंत अंश हैं, अंग हैं। और ये एहसास करने का जो सबसे बड़ा रूप है वह संवेदना का है। इसीलिए मुझे नहीं पता था कि सेंशियंट वर्ड यूज किया हुआ है आई के लिए या आत्मा के लिए या मैं के लिए। सेंशियंट मतलब भी होता है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिव है, जो सबसे जुड़ाव महसूस करता है, जो पूरी कॉस्मोस और यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस के प्रति सेंसिटिव है, या उसका एक उसी का अंश है, या जो भी कह लीजिए, जो सबके साथ चेतन संबंध महसूस करता है, वह है आई या मैं। जो सबके जितना धरती पर जीव जंतु वनस्पतियां हैं, सब में वह आई, जहाँ चेतना है वहाँ वह आई है, वही आई है मैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो मैंने आपसे उस दिन चर्चा जहाँ से शुरू की थी, कि मैंने आपसे सवाल किया था कि ईश्वर ने वह सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा उपहार हमको क्या दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसा ही है जैसा जन्म के समय था। सारे अंग प्रत्यंग वही हैं, लेकिन बड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अनुपात वही है। तो वही सबसे बड़ा ईश्वर का तोहफा या उपहार या गिफ्ट क्या है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसे ही है जैसा जन्म के समय था। तो वह तोहफा या उपहार क्या है? मैंने उस दिन आपको बताया था कि आपके मन में तमाम तरह तरह के उत्तर उभर रहे होंगे, करीब करीब सब सही हैं, लेकिन जो सबसे उचित उत्तर है वह है पीड़ा, पेन, दर्द, वेदना। हम पीड़ा या पेन या वेदना या दर्द महसूस करते हैं, इसीलिए उस शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं। इसको पर कोई खतरा आता है, पीड़ा दर्द होने लगता है, तो हम उसको डॉक्टर के पास जाके ठीक कराते हैं, या उस स्थिति से, पीड़ादायक स्थिति से हटा लेते हैं ताकि शरीर सुरक्षित रहे। तो हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में सबसे ज़्यादा अगर किसी की भूमिका है, किसी ईश्वरीय तोहफे की या किसी ईश्वरीय वरदान की, तो वह है पीड़ा, दर्द, पेन। ईश्वर ने हमारे बालों को
पीड़ा या दर्द या पेन का तोहफा नहीं दिया है तो इन्हें हम कितने तरह से काटते हैं। फैशन के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे, स्मार्टनेस के नाम पे, दाढ़ी किसी तरह, मूछ किसी तरह, सर के बाल किसी तरह, लेकिन चूंकि शरीर को पीड़ा या दर्द का तोहफा दे दिया है इसीलिए उसे सुरक्षित रखते हैं। और मैंने उस दिन ये भी कहा था कि यह जो ऑब्जर्वेशन है यह दुनिया की सबसे बड़ी परिभाषा बनाता है, और ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए और उसकी चर्चा के लिए तो ये बिल्कुल उसका सबसे बड़ा सूत्र है या मंत्र है कि ये जो अगर हम किसी चीज़ को अपने यहाँ पर चुभाते हैं शरीर पर कहीं भी तो दर्द महसूस होता है, लेकिन और कहीं चुभाते हैं तो दर्द नहीं महसूस होता, क्योंकि यहाँ पर शरीर है और यहाँ पर शरीर नहीं है। तो मोटे तौर पर यह परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। एक बड़ी बड़ी प्यारी सी, छोटी सी, लेकिन यूनिवर्सल परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। अब जब इस शरीर से बाहर की यात्रा करते हैं तो यह दर्द या वेदना या पेन रूप लेने लगता है, विस्तृत होने लगता है, और यह बन जाता है संवेदना का। संवेदना यानी कि जब दूसरे की वेदना को अपनी वेदना जैसा समझते हैं तो यह होती है संवेदना। यह भी दूसरे के साथ हार्मोनियस समरसता अपने आप क्रिएट होने लगती है जब संवेदना होने लगती है, हार्मोनी होने लगती है। हम भी वाइब्रेट करने लगते हैं उसके तकलीफ से, उसके वेदना से। ये हार्मोनियस रिलेशनशिप, ये जो यूनिवर्स में है, एग्जिस्टेंस में है, हम उसको फील करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ बन रही है, वो है, एग्जिस्ट करती है। जैसे किसी को अगर जम्हाई आए तो आपको भी आएगी, वो एग्जिस्टेंस में है। अगर सियार एक तरह से बोलता है तो दूसरा भी बोलेगा, वो है। उसी तरह से अगर किसी को तकलीफ आपके सामने है तो आपको महसूस होगा, भले ही आपने बहुत अपने मन को और आत्मा को मार रखा है इसलिए महसूस ना होता, वो होगा। वो नेचुरल है, वो मैग्नेटिज्म है, वो मैग्नेटिज्म की तरह से असर करता है। तो यह जो पेन या वेदना है यह रूप ले लेती है संवेदना का, और तब हम जहाँ जहाँ की तब यह परिभाषा जो छोटी सी प्यारी सी परिभाषा है यह बहुत बड़ा विस्तार ले लेती है, और यह तब यहाँ तक पहुँच जाती है कि हम जहाँ जहाँ का और जिसका जिसका दर्द महसूस करते हैं वह हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, वहाँ हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, वो हमारा एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। फिर वो सीमित नहीं रहता। अगर हम परिवार का दर्द महसूस करते हैं तो पूरा परिवार हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है। अगर हम समाज का दर्द महसूस करते हैं तो समाज हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है। अगर हम प्रकृति, पेड़ों, पौधों, नदियों, वनस्पतियों, हवा, पानी, प्राकृतिक तत्वों सबका दुख दर्द महसूस करते हैं तो वे सब हमारे शरीर का विस्तार हो जाते हैं। और यही भाव जब और आगे बढ़ता है तो एक ऐसा समय आता है कि हमारी संवेदना इतनी व्यापक होने लगती है कि हम पूरे देश और पूरी धरती से संवेदना महसूस करते हैं, यानी कि पूरा देश या पूरी धरती ही हमारे शरीर का विस्तार लगने लगता है। और जब यही भाव और आगे बढ़ता है एक ऐसा समय आता है जब पूरा ब्रह्मांड से हम संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर का विस्तार लगने लगता है, या पूरा ब्रह्मांड एक बड़ा विराट जीवंत शरीर महसूस होने लगता है और हम अपने को उसके जीवंत अंग महसूस करते हैं। एक ही बात है, चाहे हम विराट का अंग हैं या विराट हम ही हैं,
या हम उसके अंश हैं, कुछ भी कहिए, फिर तो वही कबीर का ही फिर वही दोहा एक बार पहले भी सुनाया है, फिर वही सुनाने की बात आती है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो जो विराट है, जीवंत शरीर, एग्जिस्टेंस, हम उसके एक जीवंत अंग हैं। लेकिन यह जीवंत अंग ये महसूस कौन करता है? ये हमारे अंदर जो उसका अंश बैठा हुआ है वही महसूस करता है। वह महसूस करने वाला जो एक तरह से जो इंस्ट्रूमेंट है वही मैं हूँ, है, आत्मा है, ईगो, सॉरी, रूह है, सोल है, आप जो भी कह लीजिए। तो यह है हमारा और पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य, हार्मोनी। इसीलिए कहा गया है कि अगर एक तितली भी उड़ती है तो पूरा ब्रह्मांड कंपित होता है, क्योंकि है हार्मोनी पूरे यूनिवर्स में है। तो एक तितली भी उड़ करके कहीं ना कहीं एक हार्मोनियस वाइब्रेशन पैदा करती है। इसको समझना होगा। जैसे यह कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूँ कि ये जो हाथ है, ये अगर पूरे शरीर से संवेदनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है तो यह हारमोनियसली ही काम करेगा। ये कभी बाकी शरीर से डिसहारमोनियस हो ही नहीं सकता, सामंजस्य के साथ ही काम करेगा। लेकिन अगर ये बीमार हो जाए, इसमें पैरालिसिस हो जाए, तो संभव है कि वो हार्मोनी खत्म हो जाए। तो अगर हम पूरी सृष्टि से हार्मोनी नहीं महसूस कर रहे हैं, परिवार से, प्रकृति से, समाज से हार्मोनी नहीं महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिसहार्मोनी में है। और डिसहार्मोनी एक तरह से इलनेस है। जितनी बीमारियां हैं सब डिसहार्मोनी की वजह से होती हैं, चाहे फिजिकल डिसहार्मोनी हो या मेंटल डिसहार्मोनी हो, फिजियोलॉजिकल डिसहार्मोनी हो या मानसिक डिसहार्मोनी हो, उसी की वजह से सारी बीमारियां होती हैं। और अब तो मेडिकल साइंस भी मान रही है, साइकोलॉजी में इस पर तमाम एक्सपेरिमेंट हुए और पहले से मानते रहे हैं कि करीब 95% बीमारियां मानसिक होती हैं, साइकोसोमैटिक होती हैं, जो आपके मानसिकता का, साइकोलॉजी का आपके शरीर पे प्रभाव पड़ता है। वो द लॉन्ग रन, एक दिन में नहीं होता। शुरू से आपके अंदर जो भी डिसहार्मोनियस फीलिंग्स हैं वह कोई धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालती रहती हैं, और असर हो सकता है 10 साल, 20 साल, 30-40 साल बाद आए। तो इसलिए हार्मोनियस लिविंग कितनी ज़रूरी है वो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब समझ सकते हैं। तो ये जो आई है, मैं, इंग्लिश में आई और हिंदी में मैं, या इसको चेतना कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, रूह कह लीजिए, सोल कह लीजिए, यह बहुत सारे काम करता है आपके लिए। आपका लुक भले शरीर दे रहा हो, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, मन, आपका मनसा वाचा कर्मणा, जो ये तीनों चीजें हो रही हैं, तो मनसा तो शुद्ध आई है, वाचा शरीर के द्वारा, शरीर के एक अंग द्वारा हो रहा है, और कर्मणा में पूरा शरीर इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो मनसा वाचा कर्मणा का जब हार्मोनी की बात कही जाती है तब उसमें आई और शरीर के हार्मोनी की बात होती है। सबका हार्मोनियस रिजल्टेंट है वो, लेकिन मनसा भी हार्मोनी होना चाहिए। केवल आई के अंदर भी हार्मोनी होनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होने चाहिए। साइकोलॉजी में कहते हैं कि शरीर, सॉरी, मन के कई लेयर्स हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, और उसके और नीचे कई लेयर्स बताते हैं। तो वो सारे लेयर्स में भी कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो, सब एक हार्मोनी में हो, नहीं तो कभी कभी नीचे की बातें उभर करके आती हैं और उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस शुरू हो जाते हैं। तो आई क्या क्या करता है? थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, मोटिवेशंस, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशंस, एटीट्यूड्स,
कल्पनाएं, जितने ये सब आयाम हैं, वह सब आपका मैं कर रहा है। और साइकोलॉजिस्ट वैसे तो मानते हैं कि ये जो मैं है, वो नहीं मानते कि सोल या आत्मा या रूह होती है। और आप ट्रेडिशनल, असल में धार्मिक रूपों में इनको कहा गया है, तो साइकोलॉजी उस तरह से उसको नहीं स्वीकार रही है। लेकिन इसको धार्मिकता से दूर एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में आप कह सकते हैं, वही कि विराट जीवंत शरीर जो है, पूरा ब्रह्मांड, उसका जो एक जीवंत अंश है, जो चेतना है, जो जो उसका जो उससे जुड़ाव का जो, वो अगर वो सुपर मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट जो उसका अंश है छोटा वाला, जो इसको कम्युनिकेट कर रहा है, जो जोड़ रहा है, जो चेतनशील बना रहा है, जो वाइब्रेंट बना रहा है, जो जीवंत बना रहा है, वह आपके अंदर का ये है, आई है, मैं है, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि साइको केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से चेतना है, लेकिन आप उसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि समथिंग बियॉन्ड। इसमें साइकोलॉजी में ही फिर एक और फिलोसफर हुआ जिसने इसको एक्सप्लेन करने के लिए समथिंग मोर, जैसे मैंने कहा, उस पे बात पे याद आ गई कि बड़ी प्यारी बात है, उससे अच्छा प्रिंसिपल आपको और नहीं मिलेगा, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल या गेस्टाल्ट थ्योरी, समथिंग मोर पर। अगर सब कुछ फिजिकल से ही एक्सप्लेन हो जाता, ये फिजिको केमिकल एक्टिविटीज से ही अगर सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता, तो फिर डेड और लिविंग में कैसे डिफरेंस करेंगे, ये चेतना कैसे आएगी? तो वो कहता है कि द सम ऑफ पार्ट्स, जो होल है और जो सम ऑफ द पार्ट्स हैं, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, जो होल है, जो टोटल है, जो संपूर्णता है, ये जो उसके एलिमेंट्स का आप टोटल कर दीजिए, तो सम टोटल कभी संपूर्णता के आसपास पहुंचेगा ही नहीं, उससे बहुत छोटा रह जाएगा। संपूर्णता यह एक नेचुरल लॉ है, एक नेचुरल एग्जिस्टेंस का लॉ है कि द सम टोटल ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज ऑलवेज लेस देन द होल। अब ये जो आपके शरीर के बॉडी पार्ट्स और इसके जितने अंदर के जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फिजिको केमिकल एक्टिविटीज, और आपके शरीर के जितने बॉडी पार्ट्स हैं और जो कुछ है, लेकिन आप जो हैं होल, यह आप उन सब से बड़े हैं, समथिंग मोर। ये समथिंग मोर क्या है? यही चेतना है शायद, यही पूरे ब्रह्मांड का एक स्वरूप है, छाया है आपके अंदर, या जो भी कह लीजिए। ये शरीर में जितने हाथ पैर ये सब हैं, लेकिन जो समथिंग मोर है, वो बाकी एग्जिस्टेंस का एक हारमोनियस कनेक्शन कह लीजिए, चाहे आत्मा कह लीजिए, चाहे रूह कह लीजिए, चाहे चेतना कह लीजिए, चाहे कॉन्शियसनेस कह लीजिए, इसको जब आप समझें, और ये चाहे सेंसिटिविटी कह लीजिए, पूरे कॉन्शियस, पूरे एग्जिस्टेंस से आपकी जो सेंसिटिविटी है, ये कह लीजिए, तो ये जो आई है, यह आपके अंदर उस विराट ब्रह्मांड का एक प्रतिनिधि है, या चेतना है, या एहसास है। किसी ना शब्द जवाब देने लगते हैं, लेकिन अब आप समझ सकते हैं इसको। तो वो आई जो थिंकिंग करता है, फीलिंग करता है, इमोशंस, मोटिव्स, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशंस, एटीट्यूड्स, सेंसिटिविटी, अनंत डायमेंशंस हैं उसके। और गेस्टाल्ट थ्योरी जैसे शरीर पे है कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स और आपका होल शरीर, दोनों में बहुत अंतर है। होल इज मच मच
ग्रेटर देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में ले लीजिए। और जो ये रेजोनेंस का फेनोमेना है, ये भी तो वही गेस्टाल्ट थ्योरी है कि दो यूनिट्स जब वाइब्रेट करती हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो केवल सम टोटल नहीं होता है, मच मच मोर, वो रेजोनेंस का फेनोमेना। तो रेजोनेंस तो केवल रेजोनेटिंग बॉडीज में होगा, लेकिन गेस्टाल्ट थ्योरी कहता है कि ये यूनिवर्सल लॉ है। कहीं भी दो जब सम टोटल ऑफ द एलिमेंट्स से होल हमेशा ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। और ये जो लकड़ियों वाला एग्जाम्पल है कि दो लकड़ी जितना वजन, एक लकड़ी जितना वजन उठा सकती है, दो लकड़ी रख करके उस पर वजन रखिए तो केवल दुगना ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा गुना, तिगुना चौगुना पंचगुना वजन उठाएगी। तो वो गट्ठर का एग्जाम्पल देने के लिए है। ये सब उसी की तरफ इशारा है। गेस्टाल्ट थ्योरी अपने में अद्भुत है, बड़ी सिंपल है लेकिन अद्भुत है। किसी भी डायमेंशन को समझने के लिए और सिनर्जी को समझने के लिए, हार्मोनी को समझने के लिए, रेजोनेंस को समझने के लिए, समरसता को समझने के लिए, सामंजस्य को समझने के लिए, और ये प्रेम, ये भी, और वो प्रेम उस फिर कबीर के अर्थ में कि पोथी 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 पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। तो ये ढाई आखर प्रेम का, ये वासना वाला प्रेम नहीं है, ये सेंसिटिविटी वाला प्रेम है, दूसरे के सुख दुख को समझने वाला प्रेम है। और ये प्रेम फिर केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, किताबों से भी प्रेम, विषय से भी प्रेम, जिस सब्जेक्ट से, ये प्रेम बड़ा व्यापक है। इसीलिए, लेकिन आजकल प्रेम के बहुत गलत अर्थ लगा लिए जाते हैं, इसलिए मैं संवेदना शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। दरअसल प्रेम और संवेदना दोनों एक दूसरे मिले जुले शब्द हैं, एक ही अर्थ के शब्द हैं, लेकिन जैसे कुछ शब्द घिस जाते हैं तो नए शब्द कहना पड़ता है, वैसे ही संवेदना। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात हुई। मैं अब तक यही समझता था कि संवेदना तो दूसरे की वेदना को अपनी जैसे समझना, तो वेदना या दुख के अर्थ में ही संवेदना, जब हम दूसरे के दुख को महसूस करते हैं। लेकिन इधर मैं बुद्धिस्ट लिटरेचर काफ़ी पढ़ रहा था, तो वहाँ मुझे बुद्धिज्म में जो भी मन के भाव हैं अलग अलग तरह के, वो उनको सबको वेदना कहते हैं। केवल दुख ही नहीं, शांति का भाव, सुख का भाव, कोई भी भाव हो, उत्तेजना का भाव, ये सब वेदना के, सब संवेदना कहते हैं। अपने अपने अंदर जब हो तो उसे वेदना, और दूसरे का अगर आप समझ रहे हो तो वो संवेदना। तो वहाँ वेदना और संवेदना का बड़ा व्यापक अर्थ भी लिया गया है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। शायद वह रूप भी समझने की ज़रूरत है कि जब हम दूसरे के दुख को समझेंगे तो सुख को भी समझेंगे। तो इसलिए टर्म, प्रॉपर टर्म तो ये संवेदना ही होगा। और जैसे ये हाथ अगर बाकी शरीर का दुख समझेगा तो सुख भी समझेगा। संवेदना एक सेंसिटिविटी, इसलिए जो सेंसिटिविटी है अंग्रेजी का वर्ड, वो भी उसको सही निरूपित कर रही है। सेंसिटिव टू ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन अदर्स बॉडी। तो ये गेस्टाल्ट थ्योरी भी बड़ी जोरदार है साइकोलॉजी की, और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। तो जैसे पूरा ब्रह्मांड इज मोर देन द सम टोटल ऑफ ऑल एलिमेंट, ग्रह नक्षत्र और जितना कुछ एग्जिस्टेंस में है, लेकिन जब संपूर्णता कह दीजिए तो उससे कुछ ज़्यादा हो जाता है। उसमें आप उसको चाहे जीवंत शरीर कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, वो जो एक्स्ट्रा जुड़ गया वही पूरा विराट ब्रह्मांड हो गया और संपूर्णता हो गई। इसी तरह ये शरीर या किसी भी डायमेंशन में। अब आई के अंदर, मैं के अंदर हारमोनी में क्या क्या होना चाहिए, इनर हारमोनी कैसे होनी चाहिए, क्या क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, इनर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। एक म्यूजिक में जैसे कोई डिस्कॉर्डेंट नोट नहीं होना चाहिए, तो आपके
सारे विचारों में, सारे चिंतन में, सारी सोच में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जो भी लेयर्स हैं उनमें कहीं कोई कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। पॉजिटिविटी हमेशा होना चाहिए, सत्य हमेशा होना चाहिए। अगर उसमें भ्रम और असत्य और वो सब चीज़ें भरी हुई हैं तो फिर वो तकलीफ देंगी। अक्सर उनमें फ्रिक्वेंटली बदलना भी होगा, पड़ेगा। तो जब आप सत्य पर आधारित आपका मैं सारे एहसास हैं और कॉन्ट्रडिक्शन से रहित हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव क्या है? योग, जोड़ना, यही तो पॉजिटिविटी है। समेशन, योग, इंटीग्रेशन। जब साधो सहज समाज भली पे आएंगे तो इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, योग होना चाहिए, सबसे जुड़ाव जो है उसको जब आप समझने लगते हैं तो वो आई के अंदर का वो हारमोनी आती है। यूनाइटेड होल, पूरा ब्रह्मांड एक यूनाइटेड है, होल है, संपूर्णता है। उससे वो जुड़ाव जो अभी आप वो छोटी सी कविता के माध्यम से वही वह महसूस करना, वह आई का, मैं का हारमोनियस रिलेशनशिप है, या हारमोनी आई का इंटरनल हारमोनी है वो। तो इंटीग्रेशन, पॉजिटिविटी, टुकड़ों टुकड़ों में बटा ना होना, एक यूनिफाइंग फोर्स पूरे आपके थिंकिंग में अंडरलाइंग फ्लो करे। और नॉन हार्मोनी क्या है? इसका जस्ट जो हार्मोनी का है इसका उल्टा है, टुकड़ों टुकड़ों में सोचना, असत्य पर आधारित होना, सामंजस्य सामरसता न रहना, अलग अलग। जब आप लोगों के व्यवहार को समझेंगे, दूसरों के दुख में अगर आप सुखी नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, बहुत लोग हैं जो सैडिस्ट होते हैं, दूसरे के दुख देख करके उन्हें खुशी होती है, वो सब जो नेचुरल मैग्नेटिज्म है उसको, उसके अगेंस्ट जब आपका आई आ जाता है, चाहे वो गलत संस्कार से, गलत विचार से, गलत संगत से, या गलत पढ़ने लिखने से, गलत इनपुट आ जाने से, या गलत वो कंडीशनिंग से, जिससे भी अगर वो आती है तो वो तकलीफ दे होती है। क्योंकि हर डिस्कॉर्डेंट नोट या हर नॉन हार्मोनियस जो चीज़ें हैं वह आपको बीमार बनाती हैं। और यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में जब आई बीमार होगा तो यानी कि मानसिक बीमारी हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप का हार्मोनी आ जाए इंटरनल आई में। तो इसके लिए आपको ध्यान, सत्संगत का भी बहुत असर पड़ता है। सही, ऐसे जो लोग आई जिनका ठीक है, मैं जिनका कोहेरेंट है, उनके साथ समय बिताइए या उनके संपर्क में रहने की कोशिश करिए। और अपना डिटर्मिनेशन कि हमें अपने को चेंज करना है, अपने इस जो पैटर्न हमें बीमार कर रहा है उसको ठीक करना है, खुद का प्रयास करना होगा। मेडिटेशंस हेल्पफुल होंगे, थिंकिंग हेल्पफुल होगी। मेडिटेशन के तमाम प्रकार हैं, लेकिन सबसे जुड़ाव वाला जो ये मेडिटेशन है कि मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, और ये भी बहुत असर करता है। बुद्ध का जो सांसों का पर ध्यान है वो भी बहुत अच्छा असर करता है। तो ये सब चीज़ें आपके आई को कोहेरेंट बनाती हैं, आई को हार्मोनियस बनाती हैं। तो मेडिटेशन या यूनिवर्सल कनेक्टेडनेस, ये सब उसके सरल उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मनुष्य को
हार्मोनी सीखना पड़ता है। आई, मैं को, मनुष्य ह्यूमन बीइंग के आई को, मैं को हार्मोनी सीखना पड़ता है। ये उसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा था जब सेल्फ एक्सप्लोरेशन की चर्चा हो रही थी कि मनुष्य को सेल्फ एक्सप्लोरेशन सीखना नहीं पड़ता। ईश्वर हर बच्चे को हार्मोनियस आई या मैं दे करके धरती पर भेजता है, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी और लव दे करके भेजता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन हर बच्चे में होता है, लेकिन ये तो लालन पालन, पालन पोषण या जो भी हमारा नर्चर, हमारा विकास जैसे जिस माहौल में होता है उसके असर की वजह से हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं रुक जाती है या कमज़ोर हो जाती है, और हमारा ये जो यूनिवर्सल कनेक्टिविटी है यह भी रुकने लगती है। एक छोटा बच्चा 1.5 साल का है, अगर आप 2 साल का है उसको आप मिठाई दें कि फला को दे आओ, पापा को दे आओ, तो पापा को कहेगा कि 3 साल का मान लीजिए बच्चा है तो कहेगा पापा को देने के बाद फिर कहेगा कि अब अगर कोई नौकर काम कर रहा है कि लाओ अब उसको भी दे आए, तो तब आप कहेंगे नहीं उसको तो हम बाद में दे देंगे। यह आप सिखाते हैं, उसमें यूनिवर्सल कनेक्टिविटी उतनी ही है। तो हर बच्चे में यह नेचुरल हार्मनी है, लेकिन यह परिवेश उस नेचुरल हार्मनी को ख़त्म कर देता है, और उसकी वजह से बाद में अगर वो ज़्यादा ख़त्म हो गई या निगेटिव हो गई तब फिर अब उसको करेक्ट करने के लिए ये सब प्रयास करने पड़ते हैं। अदरवाइज हर बच्चे में यूनिवर्सली यह होता है। यहाँ पर मैं 1-2 कविताएं आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि रस आए और समरसता आए। तो एक तो शिशु करके एक कविता है वो आपको सुनाना चाहेंगे, और एक जड़ें कविता है वह सुनाना चाहेंगे, और 3 छोटी छोटी कविताएं, और एक गांठ करके कविता है उसे सुनाना चाहेंगे। तीनों से कविताएं ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए। और शिशु वाली कविता जो बात हम लोग अभी कह रहे हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो हम उस हार्मनी के साथ पैदा हुए थे, कोई नई चीज़ नहीं है। हमने अपनी यात्रा में उसको खो दिया है, उसको खो नहीं दिया है, दबा दिया है। हमारे जो सबकॉन्शियस के नीचे लेयर्स में चली गई है, वो उसको उभारना है बस। तो शिशु तो ईश्वर था, हम सब ईश्वर हैं, लेकिन वो ईश्वर से बिल्कुल ताजा ताजा आया हुआ था, जैसे फूल एकदम से ताजा ताजा। शिशु तो ईश्वर था, माहौल, परिवेश या संस्कारों ने उसे आदमी बना लिया। उसको पे संज्ञा, वो क्रियाएं इतनी गौड़ हो गई कि संज्ञाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर सृष्टि को जानना है तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण धीरे धीरे इनको डिसॉल्व कर दीजिए, फिर केवल क्रियाएं देखिए, वही लीला भाव है, और फिर वह यूनिवर्सल कनेक्टिविटी अपने आप आ जाएगी। तो शिशु उस क्रिया में जी रहा है, वो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण और क्रिया विशेषणों से ऊपर है। वो अभी जब उस क्रिया में जी रहा है, उस कनेक्टिविटी में जी रहा है, उस हार्मोनी में जी रहा है। तो शिशु तो ईश्वर था, माहौल, परिवेश या संस्कारों ने उसे आदमी बना लिया। शिशु के पास तो संबंधों, भावों, जुड़ावों, संवेदनाओं का अनंत आकाश था। परिवेश ने कुछ रिश्ते, कुछ नाम गढ़ लिए। शिशु तो ईश्वर था, माहौल, परिवेश या संस्कारों ने उसे आदमी बना लिया। शिशु के पास तो संबंधों, भावों, जुड़ावों का अनंत आकाश था। परिवेश ने कुछ रिश्ते, कुछ नाम गढ़ लिए। क्योंकि हम तो सबसे जुड़े हुए हैं, सारे ब्रह्मांड से हमारा रिश्ता है। भले हम नाम ना केवल हो, नाम ना हो, जैसे तमाम अगर संज्ञा सर्वनाम नहीं जानते थे तो वो चीज़ें होती थी, लेकिन हम नाम नहीं जानते थे। तो
शिष्य तो ईश्वर था, माहौल, परिवेश या संस्कारों ने उसे आदमी बना लिया। संबंधों, शिशु के पास तो संबंधों, भावों, जुड़ावों का अनंत आकाश था। परिवेश ने कुछ रिश्ते, कुछ नाम गढ़ लिए। उसके पास तो ध्वनियों का समंदर था। उसके पास तो ध्वनियों का समंदर था। परिवेश ने उसमें से कुछ शब्द, एक भाषा निकाल दी। आप किसी भी बच्चे को बढ़ते हुए देखिए, दुनिया के जितने तरह की ध्वनियां हैं, हर बच्चा सारी ध्वनियां बोलता है, और उसके आसपास के लोग जो भाषा बोलते हैं वही वो रिपीट करने की कोशिश करता है, और फिर वही उसकी भाषा हो जाती है। लेकिन उसको किसी भी जगह पर रख दीजिए बचपन में, जिस भी भाषा वाले क्षेत्र में, तो वहाँ की भाषा वो बोलने लगेगा, क्योंकि इनफाइनाइट शक्ति दे करके ईश्वर ने हर बच्चे को भेजा है। वो किसी भी परिवेश में जाएगा तो वहाँ की भाषा सीख लेगा। तो वैसे ही वो अनंत आकाश था, उसके पास रिश्तों का, जुड़ावों का और ध्वनियों का भी अनंत था। अनंत हारमोनी भी थी, सब कुछ अनंत था। हमने उसको सीमित कर लिया है, लेकिन वो अनंत है उसके अंदर दबा हुआ। जिस दिन वो चाहेगा एक्सप्लोर करके अपने अंदर से, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो इसका तरीका कि कैसे अगर हम इसको ठीक करना चाहें, तो वह सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैस्लो नीड चार्ट का आखिरी पायदान है, वहाँ पर जाकर के काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक और कविता आपको सुनाते हैं, जड़ें। हम 52 मिनट हो गए समय इतनी तेजी से बीत जाता है। तो जड़ें कोई बात नहीं है, 2 की जगह पर 3 लेक्चर में पूरा होगा। धीरे धीरे आनंद के साथ और हारमोनी बिल्टअप करते हुए, सामंजस्य, समरसता बिल्टअप करते हुए, चीज़ों को आत्मसात करते हुए हो तो ज़्यादा अच्छा है। जड़ें। तुम कतरते रहे मेरी जड़, तुम कतरते रहे मेरी जड़, लगातार न जाने कितने दिनों से। तुम कतरते रहे मेरी जड़, लगातार न जाने कितने दिनों से। कतर डाला लगभग पूरी की पूरी, और करते रहे इंतज़ार कि मैं अब गिरा, अब गिरा, और तुम्हें विस्मय होने लगा कि मैं फिर भी क्यों नहीं गिरा। तुम कतरते रहे मेरी जड़, लगातार न जाने कितने दिनों से। कतर डाला लगभग पूरी की पूरी, और करते रहे इंतज़ार कि मैं अब गिरा, अब गिरा, और तुम्हें विस्मय होने लगा कि मैं फिर भी क्यों नहीं गिरा। नहीं मेरे भाई, मेरे पास कोई जादू नहीं, कोई तिलिस्म नहीं। बात बस इतनी सी है, बात बस इतनी सी है कि मेरी केवल एक ही जड़ नहीं है, अनगिनत जड़ें हैं मेरी। बात बस इतनी सी है कि मेरी केवल एक ही जड़ नहीं है, अनगिनत जड़ें हैं मेरी। कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। अधिकांश जड़ों को तुम देख भी नहीं पाओगे इन आँखों से। अधिकांश जड़ों को तुम देख भी नहीं पाओगे इन आँखों से, और अधिकांश को देख कर भी पहचान नहीं पाओगे कि वे मेरी जड़ें हैं। और अधिकांश को देख कर भी पहचान नहीं पाओगे कि वे मेरी जड़ें हैं। और आखिरी लाइनें, और तुम ताज्जुब में पड़ जाओगे, हैरत में पड़ जाओगे, बता दूं यदि मैं यह भेद। और तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे, बता दूं यदि मैं यह भेद, कि तुम भी मेरी एक जड़ हो। यह इसको वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि मैं भी तुम्हारी जड़ हूँ। और तुम हैरत में पड़ जाओगे, बता दूं यदि मैं यह भेद, कि तुम भी मेरी एक जड़ हो। और जब तक तुम खुद हो सही सलामत, मैं कैसे गिर सकता हूँ। और जब तक तुम खुद हो सही सलामत, मैं कैसे गिर सकता हूँ। और जब तक मैं हूँ सही सलामत, तुम कैसे गिर सकते हो। तो ये हम सब, पूरा ब्रह्मांड एक इंटरवोवन है। सब एक दूसरे की जड़ हैं, और सब एक दूसरे को पोषण दे रहे हैं और हार्मोनी दे रहे हैं। यह संबंध, यह समझना, यह ज़रूरी है।
यह हारमोनी को समझने के लिए। और इसी तरह का भाव लिए हुए एक कविता है गांठ। कभी कभी बड़े बड़े राइटर्स ने कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी कि उसकी वजह से लोगों में निराशा या ये सब चीज़ भाव आ जाता है। उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा, रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। कितना बड़े से बड़ा राइटर हो, अगर उसने कुछ लिखा है या फिलोसफर या थिंकर हो और उसने कुछ ऐसा लिखा है जो नकारात्मक है या असत्य है या उसमें बांटने वाली प्रवृत्ति है, डिसहार्मोनी है, तो उसको त्याग देना ही ठीक है। बिल्कुल इस विश्वास को और हौसला रखिए अपने ऊपर कि आप कोई जहां कहीं भी डिसहार्मोनियस चीज़ें पाएं, समरसता के विरुद्ध चीज़ें पाएं या भ्रम फैलाने वाली चीज़ें पाएं या बांटने वाली चीज़ें पाएं, उससे अलग हो जाइए, त्याग दीजिए। धरती को जिधर जाना है, सभ्यता को और मनुष्यता को जिधर जाना है, वह उसके विरोध क्या था। बहुत सारे लोग जो पुराने ज़माने में जब किंगशिप थी, तो जो दरबारी कवि भी रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, या दरबारी फिलोसफर्स भी रहे हैं, उन्होंने जो लिखा अब वो प्रचलित प्रसारित हो रहा है। अब उसको फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है। सत्य के आधार पर, सेंसिटिविटी के आधार पर, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी के आधार पर फिल्टर करने की ज़रूरत है। तो वैसे ही एक कवि ने लिखा कि रहीम ने लिखा, मैं रहीम वैसे बहुत सारी अच्छी भी बातें लिखी हैं, लेकिन रहीम के इस दोहे से मैं असहमत हूँ, इसलिए ये कविता लिखनी पड़ी। गांठ है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े, और मिले गांठ पर जाए। मतलब अगर एक बार किसी से रिश्ता खराब हुआ या दुश्मनी हुई तो फिर मिल करके प्रेम नहीं हो सकता। यह रहीम लिखते हैं। ये ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट है। ये गांठ क्या होती है, गांठ कैसे पड़ती है? अरे खुले दिल से मिलिए, फिर सब कुछ इससे और वो ये भावना बचपन में नहीं होती। बच्चे तो उनमें गांठ कभी नहीं पड़ती। आप दो बच्चों में कभी कोई गांठ पड़ते हुए आपने देखा हो? टॉलस्टॉय की जो कहानी है, अद्भुत कहानी, ह्यूमन वैल्यूज। इसीलिए मैं कहता हूँ ह्यूमन वैल्यूज सीखना हो तो बच्चों से सीखो, और टॉलस्टॉय ने उस कहानी में वही दिखाया है। उस कहानी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन कंटेंट आपने पढ़ी होगी। मैं आपके सामने उसको केवल जिक्र करूंगा, आप समझ जाएंगे कि दो बच्चे थे, छोटे छोटे, खेल रहे थे आपस में, शैतानियाँ की होंगी, उसमें लड़ाई झगड़ा उन बच्चों में हो गया होगा, और हो सकता है कीचड़ और मिट्टी और उन सब से एक दूसरे के ऊपर फेंका होगा, कपड़े गंदे हो गए होंगे या जो हो। तो अक्सर हम लोग बच्चों के खेल पर ध्यान न रख करके उनको कपड़ों गंदे हो गए इसलिए तकलीफ हो रही है, तो अब उस तकलीफ जिसके बच्चे की वजह से हो रही है उससे लड़ें कि चलो इसको साफ करो या यूँ करो, और वो लड़ाई बड़ा रूप ले सकती है। बच्चे तो मस्ती में खेल रहे थे। अब उनके परिवारों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उस बच्चों के लड़ाई को उन्होंने, जैसे वो लोकगीत होता है ना कि कोई अगवाता है तो कोई पुरवाता है, तो बच्चों ने लड़ाई शुरू कर दी। अब उसके बाद परिवार वाले पुरवा रहे हैं, माता पिता और जितने परिवार। अब दोनों परिवारों में भयंकर घमासान चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे जितना लड़ सकते थे, जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, उसके बाद किसी का ध्यान गया कि वो दो बच्चे जिनकी लड़ाई की वजह से इन्होंने उनको पुरवाना शुरू किया लड़ाई को, वो दोनों तो फिर खेल रहे हैं। जो गुत्थम गुत्था करके लड़ रहे थे वो दोनों फिर कहीं नदी पानी वानी के किनारे बैठ करके अपना खेल रहे हैं, या कागज की नाव तैरा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम बड़े लोगों को किसी मुद्दे पे कोई समस्या का हल ना मिले तो किसी बड़े अच्छे पवित्र आत्मा अगर मिल जाए, गुरु मिल जाए तो ठीक है, नहीं बच्चों के पास चले जाइए। हर बच्चा गुरु है, उससे सीख सकते हैं आप। जो बड़े से बड़े संत से नहीं सीख सकते वो हर बच्चे से सीख सकते हैं। तो फिर उन लोगों ने कहा अरे जिसकी वजह से हम लड़ रहे थे वो सब फिर प्रेम से खेल रहे हैं और हम बिला वजह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, शक्ति बर्बाद कर रहे हैं, और इस तरह से वो लड़ाई खत्म हुई। तो गांठ वांठ ये हमारे दिमाग में ये वहम हो गया है कि रिश्ता टूटने पे गांठ पैदा होती है। और ये वहम कहाँ से? ऐसे कवियों ने भी
हमारे मन में ये वहम पैदा करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बड़े से बड़ा कवि हो, फिलोसफर हो, शायर हो, कोई भी हो, बातों को स्वीकार करने के लिए सत्य की कसौटी पर और अपने अनुभव की कसौटी पर अवश्य उसको कसिए, अन्यथा आप बहुत बड़े भ्रम में पड़ सकते हैं। तो ये गांठ कविता सुनाने के बाद आज की ये भावगंगा यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, और क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आज जो कहनी थी नहीं हो पाई हैं। एक दिन और जो आज कहने सोचा लगा था, एक दिन और उसके लिए लगेगा, तो वो अगले उसमें होगा। लेकिन ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे गेस्टाल्ट थ्योरी का है, आई क्या है और आई का शरीर से क्या रिश्ता है, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। और मैस्लो नीड चार्ट में आई और शरीर का क्या कहाँ कहाँ रोल आता है, उस पर भी कल चर्चा करेंगे। तो गांठ कविता के साथ आज की ये ह्यूमन वैल्यूज़ का हम लोग विराम लेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अब यूट्यूब पे, मैं तो अपने यहाँ यूट्यूब टीवी पे लगा के सुनता हूँ, तो जो पहले वाला प्रोग्राम था भावगंगा का, परसों पहली बार आईफोन से टेलीकास्ट हुआ, तो वर्टिकल सा आया टीवी पे, जब देखा और दोनों तरफ काली काली स्ट्रिप्स छूटी हुई थी। लेकिन कल की जो भावगंगा है, जब वो देखा, क्योंकि यहाँ पे जो अगर ये है आईफोन ऐसे न रख करके, जब ऐसे रख करके रिकॉर्ड किया जैसे कर रहा हूँ, तो और अब आप टीवी पे देखिए तो पूरा फुल स्क्रीन पे बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से, और आवाज़ और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी है ही आईफोन की। तो इस तरह से हम लोगों की अब ह्यूमन वैल्यूज़ का भी, भावगंगा का भी और अन्य प्रोग्राम भी अब बहुत अच्छे रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे जा रहे हैं, जो कि एक परमानेंट रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो ये अपने में एक बड़ी सफलता है। तो गांठ कविता मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे गलत लगा वो दोहा, इसलिए मैंने पूरे हौसले के साथ और पूरे विश्वास के साथ अपनी असहमति इस कविता के माध्यम से दर्ज की। तुम गांठ कहते हो संबंधों के बीच उभर आए तनावों को। तुम गांठ, ये छोटी छोटी बातें ही ह्यूमन वैल्यूज़ बनाती हैं या प्रोफेशनल एथिक्स बनाती हैं, कि हमको कोई चीज़ गांठ नहीं बनानी है। हम अगर हमारे, सोचिए कि अगर हमने 1000-2000 गांठें अपने मन में बना ली तो हमारा मन कैसा रहेगा। मन को एक फूलों के गुलदस्ते की तरह, एक उद्यान की तरह से रखिए, जिसमें नेचुरल ब्लॉसमिंग होती रहे, और उसमें आप गांठें भर रहे हैं। कहाँ रख, आखिर गांठ बना लेंगे रिश्तों क्या, तो रखेंगे कहाँ, मन में ही तो रखेंगे। तो मन आपका गांठों का गोदाम बन जाएगा, गोदाम बन जाएगा। तो वो सब मत करिए। तुम गांठ कहते हो संबंधों के बीच उभर आए तनावों को, ऐसी गांठ जो कभी मिट नहीं सकती, ऐसी गांठ जो कभी मिट नहीं सकती, जलने के बाद भी। शायद पहले के विचारकों ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, मैंने रहीम का नाम नहीं लिया, शायद पहले के विचारकों ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, और तुम सहज विश्वास कर बैठे, हर बात पर विश्वास कर लेते हो। जरा जरा सी बात पर क्या उठे, हमारे संबंधों के बीच गांठ पड़ चुकी है। जरा जरा सी बात पर तुम कह उठे, हमारे संबंधों के बीच गांठ पड़ चुकी है। न जाने क्यों तुम्हें भी मानव संबंधों के लिए, ह्यूमन वैल्यूज के लिए, रस्सी और गांठ से सुंदर और कोई प्रतिमान न मिला। रस्सी और गांठ से, अगर ह्यूमन वैल्यूज को रस्सी और गांठ से समझाया जाएगा तो क्या होगा, वही होगा जो आज दुनिया में हो रहा है। लेकिन कल्पना करिए, अच्छा थोड़ी देर बाद वो कल्पना बताते हैं, पहले कविता थोड़ा और आगे बढ़िए। हमारे संबंधों, ऐसी गांठ जो कभी मिट नहीं सकती जलने के बाद भी, शायद पहले के विचारकों ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, और तुम सहज विश्वास कर बैठे। जरा जरा सी बात पर कह बैठे कि हमारे संबंधों के बीच गांठ पड़ चुकी है। न जाने क्यों तुम्हें भी मानव संबंधों के लिए रस्सी और गांठ से सुंदर कोई प्रतिमान न मिला। तो हारमोनी अगर आपको ब्रेक करनी है अपने आई की, तो ऐसी गांठें बनाते चले जाइए। और अगर
डिसहार्मोनी बनानी है, और अगर हार्मोनी बनानी है तो ये सारी गांठें खोल डालिए। जितनी गांठें आपने अपने मन में बनाई हुई हैं उन सबको खोल डालिए, तो आपकी फिर हार्मोनी हो जाएगी। तो मानव संबंधों के लिए रस्सी और गांठ से सुंदर कोई प्रतिमान न मिला। आखिर क्यों? क्या तुम जन्म नहीं दे सकते थे एक नए चिंतन को? क्या तुम जन्म नहीं दे सकते थे एक नए चिंतन को? नहीं दे सकते थे एक नई परिभाषा संबंधों को, ह्यूमन रिलेशंस को, ह्यूमन वैल्यूज को? नहीं दे सकते थे एक नई परिभाषा संबंधों को? क्या हमारे संबंध तरल नहीं हो पाएंगे कभी भी? क्या हमारे संबंध तरल और सरल नहीं हो पाएंगे कभी भी? क्या हमारी भावनाएं कोमल नहीं हो सकेंगी मोम की तरह? क्या हमारी भावनाएं कोमल नहीं हो सकेंगी मोम की तरह, जिनके बीच यदि कभी कोई दुराव भी आ जाए, दूरी भी आ जाए, डिस्टेंस भी आ जाए, जिनके बीच यदि कभी कोई दुराव भी आ जाए, तो वे पुनः मिलने पर थोड़ी सी सहिष्णुता की आंच, प्रेम की आंच, समझ की आंच, अंडरस्टैंडिंग की आंच और संवेदना की आंच पाकर, पिघल कर, हार्मोनी की आंच पाकर, पिघल कर फिर घुल मिल जाएं। फिर कोई कभी न खींच सके उनके बीच भेद की कोई लकीर। फिर कोई कभी न खींच सके उनके बीच भेद की कोई लकीर। क्या तुम भी भूल गए इतनी जल्दी? क्या तुम भी भूल गए इतनी जल्दी बचपन के वे दिन? ऐसे मौक़ों पर अगर हमें हमारे में कहीं डिसहार्मनी आ रही हो तो बचपन के दिन याद कर लीजिए, हार्मोनी वापस आने लगेगी। तो क्या तुम भी भूल गए बचपन के वे दिन? तो मैं ये कह रहा था, कल्पना करिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी धरती पर जितने लोग हैं सबके मन में जितनी गांठ है सब खत्म हो जाए। अगर मुझे ही कोई ऐसा जादू या चमत्कार मिल जाए, या क्योंकि मिरेकल तो कुछ नहीं होता है, जादू होता है, तो अगर कोई ऐसा जादू हो जाए कि जितनी गांठें लोगों के मन में हैं तो सब खत्म, तो बताइए धरती पर क्या क्या खत्म हो जाएगा? बस प्रेम ही प्रेम, लोग ही लोग, और सारी तरफ खुशहाली खुशहाली, सारी दुश्मनियां खत्म, सारी लड़ाइयां खत्म, सब लोग धरती को और बेहतर बनाने में लग जाएं, सब लोग अपनी क्षमताओं का और बेहतर इस्तेमाल करने में लग जाएं, और हार्मनी का अद्भुत दृश्य हो जाए पूरी धरती। मतलब फिर वो स्वर्ग की कल्पना जितने जैसे जिसने की भी होगी उससे कहीं बढ़िया स्वर्ग धरती बन जाएगी, अगर केवल गांठें खत्म हो जाएं। ह्यूमन वैल्यू प्रोग्राम में यह कल्पना अगर आप कर रहे हैं तो समझिए उस तरफ यात्रा करने में कितना आनंद आएगा। और इसी के साथ आज की ये ह्यूमन वैल्यूज़ का प्रोग्राम यहाँ पर विराम देते हैं। अगला प्रोग्राम फिर हम लोग थर्सडे को करेंगे, और जिस तरह से आप लोग इसको प्रोग्रामों को लाइक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं आपके प्रयासों से, वह अपने में इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है और सफलता दे रहा है। खूब कमेंट्स आए हैं, और अंतिम कमेंट जो हमारे सामने अभी दिख रहा है भुवनेश्वर मिश्रा जी का, किसी काल परिस्थिति की वजह से दबे हुए अवचेतन मन में विवेक जगाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। किसी काल परिस्थितियों की वजह से दबे हुए चेतन, अवचेतन, अचेतन तमाम अवस्थाएं, वही सब कॉन्शियस, लेकिन हम सबको सुप्रा कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है, धरती को बेहतर बनाने के लिए, जहाँ ये गांठें खत्म हों। किसी काल परिस्थिति की वजह से दबे हुए अवचेतन मन में विवेक जगाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भुवनेश्वर जी, आप लोगों को आभार कि आप मौका देते हैं। आप लोगों के सामने बैठ जाता हूँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बातें, कौन कौन सा टेप ऑन हो जाता है, और कहाँ से क्या क्या प्रवाह होने लगता है, लेकिन अद्भुत है। और ये ह्यूमन वैल्यूज़ का कार्यक्रम भी बहुत अद्भुत चल रहा है, और भावगंगा का भी बहुत अद्भुत चल रहा है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज विश्व हिंदी दिवस है, तो उसकी भी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं आप लोगों को। शुभ रात्रि, और फिर थर्सडे को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।